नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि वो जंग से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर इजरायल के चलते वो मुश्किल में फंस गए हैं। ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए हैं। दरअसल इस बार भी जंग इजरायल के चलते ही भड़की है। इजरायल लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इसे लेकर 2 महीने से चल रहा सीज फायर अब आखिरकार टूट गया। लेबनान के समर्थन में ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया। इसके साथ ही एक बार फिर ईरान और इजरायल में जंग शुरू हो गई है। इसके बाद अब ईरान और अमेरिका के बीच डील की जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी टूटती दिखाई दे रही है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। गजा युद्ध विराम पर मंडराया संकट। मिस्र में मध्यस्थों की बैठक के दौरान इजरायली सेना ने बोला हमला, 9 की मौत, भड़का हमास। डिएगो गार्सिया बेस पर फुल कंट्रोल की तैयारी में ट्रंप। ब्रिटेन को किनारे कर मॉरिशस से खरीदेंगे चागोस आइलैंड। द टेलीग्राफ के रिपोर्ट में खुलासा। तालिबान के बढ़ते दबदबे से अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। अब खाड़ी देशों ने भी खोला दरवाजा। कुवैत ने अफगान दूतावास तालिबान को सौंपा। और चलते चलते में देखेंगे आसमान में ग्रहों का महामिलन। आकाश में चलते हुए दिखेंगे 2 ग्रह। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तुम बेईमान हो या बेवकूफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मीट द प्रेस की एंकर वेलकर से जोरदार बहस। इंटरव्यू बीच में छोड़ा। कैलिफोर्निया चुनावों में धांधली के आरोपों पर सवाल पूछे जाने से भड़के राष्ट्रपति। वैश्विक तेल संकट के बीच ओपेक प्लस देशों का बड़ा कदम। हर दिन 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर बनी सहमति। ओमान में हुई बैठक में हुआ फैसला। आज से उत्तर कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। 7 साल बाद हो रहा ये दौरा। दोनों देशों की नजदीकियों से अमेरिका और रूस की बढ़ सकती है चिंता। फिलीपींस में 8.2 की तीव्रता का आया भूकंप। जोरदार झटकों से कांपी धरती। इंडोनेशिया तक सुनामी की चेतावनी। ताश के पत्तों की तरह ढही इमारतें। 4 लोगों की मौत की खबर। तो अमेरिका और इजरायल के बीच सीज फायर टूट गया है। 2 महीने के सीज फायर के बाद एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दरअसल ईरान लगातार चेतावनी दे रहा था कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके तो वो इजरायल पर हमले करेगा, लेकिन इजरायल ने ईरान की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और अपने हमले लगातार जारी रखे। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर हमला बोल दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि ईरान और यमन की तरफ से उस पर 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इजरायल ने इस हमले को फेल कर दिया। वहीं IRGC का दावा है कि तेल अवीव में कई जगह धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद ईरानी सेना ने इजरायल को कड़ी चेतावनी भी दी। कहा है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके तो उसे और भी विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान का दावा है कि इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाने में सभी सीमाएं लांघ दी हैं और इसलिए यहूदी देश को सबक सिखाने की जरूरत है। इस बीच यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजरायल पर हुए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली। उसका कहना है कि हमने जाफा क्षेत्र में इजरायल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही लाल सागर में इजरायली समुद्री आवाजाही पर टोटल बैन लगा दिया गया है। अगर इजरायल इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। हम फलस्तीन, गजा, ईरान, लेबनान और इराक में अपने सहयोगियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सामने चुप नहीं बैठेंगे। यानी इस बार जंग की शुरुआत से ही हुती विद्रोही ईरान के साथ मैदान में उतर चुके हैं और जैसे ही ईरान के इजरायल पर हमले की खबर सामने आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को फोन मिला दिया और जवाबी कार्रवाई से दूर रहने को कहा। नेतन्याहू से बातचीत से ठीक पहले ट्रंप ने दावा किया था कि इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले किसी भी समझौते को मानना पड़ेगा। इजरायल के पास कोई विकल्प नहीं होगा, मैं ही फैसले करता हूं। अब ट्रंप भले ही दावा कर रहे थे कि नेतन्याहू वो ही करेंगे जो मैं चाहूंगा, लेकिन ट्रंप की बात नेतन्याहू ने नहीं मानी और ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी। साथ ही नसफाबाद ड्रोन प्रोडक्शन यूनिट पर हमला किया।
इजरायली हमले के बाद तेहरान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। IRGC की तरफ से भी इसे लेकर एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया कि तेहरान, तबरीज और इस्फहान में धमाके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ईरान पर हमले से अमेरिका ने दूरी बना ली है। एक्सियोस ने अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायल के हमले काफी हद तक सीमित थे। इन हमलों में अमेरिका की सेना शामिल नहीं थी। यानी अब अमेरिका इस जंग में इजरायल का साथ छोड़ने के भी संकेत दे रहा है। और इन सब के बीच फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर जहाज ईरान को औसतन 1.5 से 2 मिलियन डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वो हॉर्मुज पर टोल वसूली को मंजूरी नहीं देंगे। लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में ही खुलासा हुआ है कि टोल वसूली शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इकट्ठा किया गया राजस्व राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है और राज्य के बजट के मुताबिक खर्च किया जाता है। ईरान की ही प्रेस टीवी के मुताबिक ट्रांजिट शुल्क से ईरान साल में 7.5 अरब डॉलर कमा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल के गजा पर हमलों की। तो इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लेबनान में जारी इजरायली हमलों के खिलाफ ईरान के साथ तो उसकी दोबारा जंग शुरू हो ही गई है। वहीं गजा में भी इजरायली सेना के हमले क्षेत्र में जंग दोबारा शुरू होने की आशंका बढ़ा रहे हैं। कहने को तो गजा में युद्ध विराम लागू है, लेकिन इजरायल की तरफ से बार बार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है, जिस पर हमास का गुस्सा भी भड़कता जा रहा है। दरअसल इजरायल की कोशिश पूरे फलस्तीन पर कब्जा करने की है। इजरायली पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गजा के 70% हिस्से पर कब्जा करने के आधिकारिक आदेश दे दिए हैं, जबकि जमीनी हकीकत तो यह है कि पहले से ही इजरायली सेना उसके 60 से 65% हिस्से पर अपना कंट्रोल जमा चुकी है। वहीं वेस्ट बैंक में भी लगातार इजरायल अपनी कॉलोनी बढ़ाता जा रहा है। पीएम नेतन्याहू ने बाकायदे अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर वेस्ट बैंक में कॉलोनी बसाने का आदेश दिया है, जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव से युद्ध विराम पर भी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मिस्र ने युद्ध विराम को बचाने के लिए हमास और अन्य फलस्तीनी गुटों के नेताओं के साथ वार्ता का एक नया दौर शुरू किया। इस दौरान हमास ने शांति बोर्ड के दूतों और मध्यस्थों मिस्र, कतर और तुर्की को बताया कि गजा में इजरायली हमलों को रोकना किसी भी प्रगति के लिए जरूरी है। आपको याद होगा कि गजा में अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के तहत अक्टूबर 2025 से बड़े पैमाने पर लड़ाई रुकी हुई है, लेकिन इजरायली सैनिकों की वापसी, हमास के निरस्त्रीकरण और 2 साल से ज्यादा वक्त तक भारी इजरायली बमबारी के बाद मलबे में बदले गजा के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका समर्थित एक और योजना को लागू करने के लिए अब तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन इजरायल के रुख को देखते हुए कहा यह जा रहा है कि इजरायल गजा में युद्ध विराम चाहता ही नहीं है। दरअसल जब हमास और फलस्तीन के अन्य समूह काहिरा में मध्यस्थों से मिल रहे थे, युद्ध विराम पर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान गजा के खान यूनिस और दीर अल बल्लाह के पास जोरदार इजरायली हमले हुए। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक इन हवाई हमलों में कम से कम 9 फलस्तीनी मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन हमलों को लेकर इजरायल की तरफ से फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन इस बीच इजरायल के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर की एक पोस्ट जरूर विवादों में आ गई। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो एक मृत हमलावर के शव के पास खड़े दिखाई दिए। वीडियो में बेन ग्विर ने कहा कि हर आतंकवादी का यही अंत होना चाहिए। वैसे तो इजरायल का कहना है कि उसके अभियान आतंकियों के खिलाफ है, लेकिन इन कार्रवाइयों में कई आम नागरिकों की भी मौत हुई है। ऐसे में उसके इन हमलों को लेकर दुनिया भर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। इससे पहले गजा की समुद्री नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से जुड़े बेन ग्विर के वीडियो पर भी काफी विवाद हुआ था। इजरायल का रुख गजा में पूर्ण शांति को कमजोर करता दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात में गजा में जारी युद्ध विराम को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मिस्र की बैठक किसी नतीजे तक पहुंच पाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे ब्रिटेन और अमेरिका में बढ़े तनाव की। तो अमेरिका और यूरोप के बीच लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं और अब इसका असर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए 1966 के ऐतिहासिक समझौते पर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। ये डील हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप पर डिएगो गार्सिया में एक संयुक्त सैन्य अड्डा बनाने को लेकर हुई थी, लेकिन अब अमेरिका ने ब्रिटेन को दरकिनार कर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी शुरू कर दी है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि अमेरिकी अधिकारियों ने डिएगो गार्सिया पर नियंत्रण के लिए एक नया विकल्प तैयार किया है। चागोस पर कंट्रोल के लिए अमेरिका ने मॉरिशस से सीधे बातचीत की योजना तैयार की है। इस संभावित प्रस्ताव से डिएगो गार्सिया पर अमेरिका का कंट्रोल पक्का हो जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत ट्रंप प्रशासन ब्रिटेन को दरकिनार कर द्वीप खरीदेगा और डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। दरअसल 30 दिसंबर 1966 को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच चागोस द्वीप समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने यहां डिएगो गार्सिया में अपना एक जॉइंट मिलिट्री बेस तैयार किया। लेकिन 22 मई 2025 को ब्रिटेन ने मॉरिशस के साथ एक डील की, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह, जिसमें डिएगो गार्सिया शामिल है, उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई। लेकिन डिएगो गार्सिया में संयुक्त ब्रिटेन अमेरिकी सैन्य अड्डे को अगले 99 सालों तक संचालित करने का अधिकार ब्रिटेन के पास ही सुरक्षित रखा गया। लेकिन अमेरिका को यह मंजूर नहीं हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यहां तक कह दिया था कि यह बहुत ही बड़ी बेवकूफी वाला कदम है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि ब्रिटेन इस इलाके पर अपना रणनीतिक कंट्रोल खो रहा है। मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने से रणनीतिक रूप से संवेदनशील सैन्य बेस के आसपास निगरानी से जुड़े खतरों का जोखिम बढ़ सकता है। खासतौर पर मॉरिशस के चीन और ईरान के साथ रिश्तों को लेकर वॉशिंगटन में चिंता जताई जा रही है। अब ट्रंप की चेतावनी के बाद ब्रिटेन ने भी अपने पैर पीछे खींचे और इस योजना में देरी हुई। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि अमेरिका ब्रिटेन को बाईपास कर सीधे मॉरिशस से डील करने जा रहा है, वो चागोस द्वीप को ही खरीदने का प्लान बना रहा है। यह ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका इस योजना को कब और कैसे लागू करता है और इसका ब्रिटेन के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे तालिबान की बढ़ती ताकत की। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो उसे शुरुआती दौर में मान्यता नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और ये बदलते हालात पाकिस्तान और अमेरिका की चिंता को बढ़ा रहे हैं। दरअसल तालिबान को व्यापक रूप से एक आतंकवादी समूह माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी और दुनिया भर के कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल किया था। और जब अचानक 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, उसके बाद से वो लगातार अपनी सैन्य और रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रहा है और अब उसके बाकी देशों के साथ रिश्ते भी सामान्य होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खाड़ी देशों के साथ भी तालिबान के रिश्ते अब पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं। खबर यह आ रही है कि कुवैत ने अफगान दूतावास तालिबान को सौंप दिया है और इसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दी है। तालिबान सरकार का कहना है कि कुवैत ने अपने यहां मौजूद अफगान दूतावास का नियंत्रण तालिबान सरकार को सौंप दिया है। इससे खाड़ी देशों में तालिबान सरकार का एक और प्रतिनिधि कार्यालय जुड़ गया है। दूतावास का नियंत्रण मिलने के बाद सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। तालिबान सरकार ने शफीक खतीब को कुवैत में अफगान दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया है। इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। साथ ही इसे कुवैत और तालिबान सरकार के बीच बढ़ते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक कुवैत बीते 6 महीनों से तालिबान सरकार के साथ लगातार संपर्क में था। इसके बाद दूतावास का नियंत्रण सौंपने का फैसला लिया गया। कुवैत के अलावा रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, उज्बेकिस्तान, ओमान, कतर और तुर्की जैसे कई देशों ने भी अपने यहां अफगान दूतावासों का ऑपरेशन तालिबान सरकार के प्रतिनिधियों को सौंप दिया है। इससे साफ है कि अब तालिबान मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले रूस भी तालिबान को मान्यता दे चुका है। रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और रूस ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पहला स्थायी सदस्य बन गया है। वहीं भारत ने भी अपने दरवाजे तालिबान के लिए खोल दिए हैं। अब जिस तरह से खाड़ी देशों और अन्य देशों के साथ तालिबान के रिश्ते सुधर रहे हैं, उसे अमेरिका और पाकिस्तान के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहां से अमेरिका चीनी सैन्य गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकता है। इसलिए अमेरिका की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तालिबान दबाव में आने को तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा है। ऐसे में तालिबान की मजबूती पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए ही मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में बात करेंगे 8 जून यानी आज आसमान में होने वाले ग्रहों के महामिलन की। तो हम अक्सर ही रात के आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं।
लेकिन कुछ खगोलीय घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें बेहद हैरान कर देती है। वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में कितने रहस्य छिपे हुए हैं। अब ऐसी एक दुर्लभ घटना आज शाम आसमान में दिखाई देने वाली है, जब शुक्र और बृहस्पति ग्रह यानी वीनस और जुपिटर एक दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 8 और 9 जून को ये दोनों ही ग्रह पृथ्वी से देखने पर इतने पास दिखाई देंगे कि मानो एक दूसरे से बातें कर रहे हों। उनके बीच की दूरी आकाश में महज 2 डिग्री से भी कम होगी और यही वजह है कि ये दृश्य बेहद खास माना जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फीयर में साल 2028 तक शुक्र और बृहस्पति का इतना करीबी मिलन दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। खगोल विज्ञान की भाषा में इस घटना को कंजंक्शन यानी संयोजन कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रह हकीकत में एक दूसरे के पास आ गए हैं, बल्कि पृथ्वी से देखने पर वो बहुत नजदीक दिखाई देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे दूर खड़े 2 पहाड़ हमें एक दूसरे से सटे हुए नजर आते हैं। अब इस नजारे की सबसे खास बात यह है कि इसे देखने के लिए किसी बड़े वैज्ञानिक उपकरण की भी जरूरत नहीं होगी। शुक्र रात के आसमान का सबसे चमकदार ग्रह है, जबकि बृहस्पति दूसरे स्थान पर आता है। इसलिए साफ मौसम होने पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो अगर आपको ग्रहों के महामिलन का यह नजारा देखना है तो सूर्यास्त के बाद जब आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगेगा तब पश्चिम दिशा में नजर डालिएगा। वहां आपको 2 बेहद चमकीले तारे जैसे बिंदु एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देंगे। लेकिन वो तारे नहीं होंगे, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के 2 विशाल ग्रह शुक्र और बृहस्पति होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि दोनों ग्रह आकाश में उस काल्पनिक रेखा के आसपास दिखाई देंगे जिसे एक्लिप्टिक कहा जाता है। ये वही रास्ता है जिस पर सूर्य, चंद्रमा और ग्रह चलते हुए दिखाई देते हैं। सूर्यास्त के बाद ये दोनों ग्रह पश्चिमी क्षितिज के ऊपर करीब 2 से 2.5 घंटे तक चमकते रहेंगे और फिर धीरे धीरे सूर्य के पीछे डूब जाएंगे। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।